सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको जब आपके प्रैक्टिस कर रहे थे एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया किसी केसेस के अंदर, या फिर और बहुत सारी चीज़ें रहती है एज अ फिजिशियन, तो आप उसके बारे में थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। तो द पहला डिफ़िकल्टी जो होता है, पहला डिफ़िकल्टी हर एक इंसान का ये होता है कि कॉन्फिडेंस और श्योरिटी कि मेरा पेट भरेगा क्या, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी होता है। और ये एंग्जाइटी होती है, और ये हम सभी धर्मों में भी अगर हम देखेंगे तो ये लिखा कि पेट भरने वाला तो ऊपर वाला होता है, फिर भी चिंता हम करते हैं। तो ये पहला चीज़ समझना है कि वी हैव टू हैव फेथ इन द नेचर, इन गॉड, इन नेचर एंड नेचर्स लॉ। और हम नेचर्स लॉ ही प्रैक्टिस करने वालों को अगर ये भरोसा नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो द फोकस हमारा नेचर्स लॉ पे होगा ना। तो मैंने जैसे बताया कि रॉबर्ट्स का जो वर्ड्स जो फिक्स बैठ गया दिमाग में कि यू गेट ए चांस टू कन्फर्म द नेचर्स लॉ, देन नेचर डज द नीडफुल फॉर यू। तो पहला ये विश्वास मुझे पहले इसको ओवरकम करने दिया कि जो होगा देखा जाएगा। एक नेचुरली सुबह इतना बोलने के बाद होता नहीं है, ये तो खाली थियोरेटिकल या आइडियल बातें लगेगी। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे एक सोर्स ढूंढना पड़ता है जहाँ पर आपको फिक्स्ड इनकम हो। लकीली मेरे लिए मेरा हॉस्पिटल कॉलेज में जब मैं ज्वाइन हुआ था तो वो फिक्स्ड इनकम के एक जैसा कि कुछ तो इनकम आएगा। ये सोर्स शुरुआत में लोग करते हैं, तो मुझे जैसे कॉलेज में मिला, कुछ लोग आरएमओ करते हैं, करें, उसमें ओवरवेल्म ना हो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य होगा वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी ज़्यादा पैसे का लोभ मिला दूसरे नर्सिंग होम से कि हम आपको ज़्यादा देते, इतना देते। जैसे मुझे कॉलेज में जितना मिलता था उसका 3 पट पगार देने को तैयार थे फॉर 8 आवर्स ड्यूटी। बट मुझे ये पता था कि मैं वो हमेशा एक आरएमओ बन के रहना, उसमें मेरा ग्रोथ क्या होगा। मैं आरएमओ बनूंगा, पगार थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा जरूर, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मेरा ग्रोथ क्या बढ़ेगा। मेरा अगर प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ना है ना, तो प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ना है तो मुझे मेरा सिस्टम ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो क्वांटम मल्टीप्लिकेशन होता है वो बाद में नहीं होता है। हमारे ग्रोथ मैंने सब्सिक्वेंटली लोगों के साथ देखा जिनका कंपेयर मैं यूजुअली नहीं करता, लेकिन जिन्होंने शुरुआत में प्रैक्टिस में उनका ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस था एलोपैथी करके, और आज जो है तो आज आई एम मोर कंफर्टेबल in the sense at 2 levels. One in terms of even money, but on top of that, no stress about doing something wrong. Wrong in terms of law and in wrong in terms of sometimes moral also, because sometimes you end up giving medicine which you have learned is not good. So वो by itself becomes a very difficult situation for us to manage. It's so difficult to forget about it. तो पहला ये था। अब दूसरी बात ये थी कि हम काफ़ी यंग एज में डॉक्टर बने, क्योंकि हम लोग के कोर्सेज जब उस वक्त 3.5 साल के हुआ करते थे, डिप्लोमा था, तो 20-21 साल में डॉक्टर बन गए। वजन इससे भी कम था। अब उस पेशेंट को लगे कि ये तो छोटा बच्चा है, पर्सनैलिटी के हिसाब तो वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उनको वो समझे ना। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट विच क्लू आई वांट टू गिव इज दैट संजीदगी, व्हाट वी कॉल एज ए वेरी सीरियसनेस अबाउट योर वर्क, कहीं ना कहीं रखना है। व्हेन आई से सीरियसनेस, की चेहरा सीरियस नहीं बनाना है, आपके काम के प्रति सीरियस होना है, स्माइलिंग ही होना है। जोक भी करता हूँ, मेरे पेशेंट्स आके खुश होके ही जाना है, ये सब तो होना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि काम के प्रति सीरियसनेस होना जरूरी है। मजाक में नहीं उड़ा सकता कोई चीज़, और उसके अंदर मजाक में पेशेंट नहीं देखा जा सकता। पेशेंट्स के साथ मस्ती मजाक थोड़ी बहुत हो सकती है, वो उपयुक्त एप्ट होना चाहिए। इट कैन नॉट बी एनीथिंग आउट ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द पेशेंट फॉर ग्रांटेड। तो ये पहला लेसन जो लर्न हुआ ना कि मुझे सीरियसली कैसे ले। तो मैं जब पेशेंट का हिस्ट्री ले रहा था मेंटल्स लेने का, तो पेशेंट बोलते थे बेटा तुम बहुत यंग हो, तुमको नहीं समझेगा। ये पहला क्वेश्चन। और बताते भी नहीं होंगे ना सर कुछ, थोड़े पेशेंट नहीं बताते, पहले तो इन्होंने बताने से मना करने का तरीका ही था ना कि आपको तो नहीं समझेगा, बताने का कहाँ सवाल उठता है। तो पहला उन्होंने रीज़न भी बताया है। तो फिर मैंने उनको कहा कि ना मैं उनको कैसे कन्विंस करूँ, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हाउ वुड आई कन्विंस दिस पर्सन हु इज़ नॉट टेलिंग बिकॉज आई एम यंग। अब मैं बूढ़ा होने तक तो रुकूंगा तो उनका पेशेंट को बीमारी चली जाएगा या पेशेंट चले जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो आई हैड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं ये सही बात है, लेकिन हम लोगों का एक्सपीरियंस ना हमने पेशेंट्स पे देखे हैं, हमारे टीचर्स ने सिखाया है, और ये ज़रूरी है, और ये ज़रूरी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ लाइफ इज़ ऑल अबाउट।
जब जो कंसेप्ट जो हमारा होम्योपैथी का डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज जो मेंटल साइकोसोमेटिक जब थोड़ा सा सीरियसली समझा है ना, तो लोगों को समझ जाता है। लेकिन वो समझाने का तरीका बहुत सिंपल होना जरूरी है, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने का। जब उनको समझता है कि आज भी, अब तो मैं सीनियर भी हो गया हूँ, आज भी कभी कभी डॉक्टर साहब बुरा मत मानिए, आपने पूछा हमने जवाब भी दिया, हमने अभी आपके पास 1 घंटा आपके असिस्टेंट के साथ आपके साथ केसेस स्पेंड दे किया, दिया। आप अच्छे डॉक्टर हो, ये सब लेना जरूरी है क्या? हाँ अब तरीका बदल गया, क्वेश्चन सेम रहा, हाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, आउट ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट टू माई सीनियरिटी, माई एक्सपीरियंस, यस, बट क्वेश्चन तो वही रहा कि आप क्यों पूछ रहे हो। तो मुझे आज भी एक्सप्लेन तो करना ही है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आप अच्छे से दे पाते हो, तो वो एक्सप्लेनेशन से पेशेंट आपके साथ हिस्ट्री देना शुरू करता है। तो उसके लिए और एक क्रैक है, जैसे हम लोग कोई भी एक प्रॉब्लम होता है उसको एक क्रैक ढूंढना होता है, की ढूंढना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जितना सीरियसली आप फिजिकल सिम्टम्स पे ध्यान दोगे ना, आप जब उसको स्लोली कन्वर्ट इनटू मेंटल्स जाते हो ना, तो वो सीमलेस होना चाहिए। सडनली आप सडनली पूछोगे आपका स्वभाव कैसा है, ये क्यों पूछा लगेगा ना पेशेंट को। तो पेशेंट को जब पूछने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए हिंट बहुत अच्छा है। अब मैं वो हिंट देता हूँ, ये क्लिनिकल हिंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से। आप समझो, आप नाम, एज, सेक्स, ये जो पूरा प्रिलिमिनरी डेटा है ना, बहुत अच्छे से ले। तो वो क्या काम करते हैं, कोई भी पेशेंट को उनके काम के बारे में पूछो, बताने को तैयार होता है। बिल्कुल सही। हैं? तो जब बताते हैं तो उस वक्त उनके ऑफिस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो जब बताएगा तो जब कभी बताएगा स्ट्रेस है, कभी स्ट्रेस नहीं है, तो आपका तो जॉब अच्छा है, स्ट्रेस नहीं है, तो ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है। अब ये बाय द बाय पूछ लिया, तो पेशेंट ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, जॉब तो मेरा अच्छा है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे घर में या मेरे रिलेटिव में या मेरे कुछ ना कुछ बता पाएगा। तो ये जब पेशेंट का आप सुनोगे तब वो बताएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एंट्री पॉइंट कहीं और से ढूंढना पड़ता है, या उसके सिम्टम्स से ढूंढ सकते हो। जब वो पेशेंट सिम्टम्स पकड़ता है तब भी आप पूछ सकते हो कि भाई ये इससे आपको क्या सोच आती है। तो आप मेंटल से पूछ रहे हो, बराबर। और आप चेंज इन मेंटल से पूछ रहे हो, लेकिन नाउ यू आर नॉट टेकिंग इट एज ए सेपरेट हेडिंग। ये आपका जो हेडिंग है वो आपकी किताबों में, आपके बुक्स में रहना चाहिए। पेशेंट से बात करने में हेडिंग नहीं आना चाहिए। हाँ सर, ये मैंने भी देखा है कि जब मैं पेशेंट को पूछता हूँ कि आपको क्या स्ट्रेस है, तो पेशेंट स्ट्रेट अवे डिनाई कर देता है, कुछ स्ट्रेस है नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इधर उधर से उसको रास्ता बनाकर, जैसे आपने अभी बताया, तो ही वो उसका स्ट्रेस ओपन कर पाता है या कुछ बता पाता है हिस्ट्री के तो अंदर। फोकस पेशेंट के जॉब समझो, और ये चीज़ समझने में बहुत एडवांटेज है, क्योंकि जितने पेशेंट्स आते हैं अलग अलग के जॉब और अलग अलग स्ट्रेस है, ये हमें समझ में आया ना। तो जब नए पेशेंट्स आते हैं तो उसमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं क्योंकि हमको उसका नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, वो ही वॉज 25 ईयर ओल्ड, ही वॉज लुकिंग 45। उनके फादर ने बोला कि मेरा बेटा बूढ़ा दिखता है, ऐसा एल्डरली, दाढ़ी बढ़ा के, बाल सब झड़ गए। और वो तो मेरे असिस्टेंट ने पूछा कि आपका काम क्या है, छोड़ो आपको समझेगा नहीं। तो जब वो मेरे पास अंदर आए तो मैंने भी वही सवाल पूछा कि भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या करते हो आप। तो बोला डॉक्टर साहब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं ना वो लिनक्स और इसके बीच का ये करता हूँ। तो मैंने बोला कि आप दोनों प्लेटफॉर्म के बीच का ये बना रहे हो, आप कनेक्शन बना रहे हो। इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग बिकॉज देयर इज ए एसिमेट्रिक एलोरिथम ज़रूरत पड़ता है। ये लॉगरिथम सेम नहीं होता, एसिमेट्रिकल है। जैसे वर्क ऑन एसिमेट्रिकल लॉगरिथम, जो मुझे मत पता था। वो सुनने के बाद पेशेंट ने, जैसे बोलते हैं ना, हथियार डाल दिए। ऑल हिज डिफेंसेस वेंट अवे, ही टोल्ड एवरीथिंग। ही इज हाइपरटेंशन ऑफ 3 years. He's a 25-year-old person, young person. Hypertension disappeared with the first dose. Because he was ready to tell. So now he's in America, settled, nice. But the question is that patient, उसका डिफेंस कैसे चले गया कि मैं उसका जॉब जानता हूँ। सो ये चीज़ जब भी हम लोग जब पेशेंट को सुनते हैं, खाली लिख के नहीं लेना है कि पेशेंट मेड है, मेड को क्या तकलीफ होता है, आपने कभी समझने की कोशिश की। एम्पैथी लाने के लिए उसके जॉब के बारे में पूछो, वो बताएगा, क्योंकि उसका लाइफ है, वो भी उसका माइंड है। तो यहाँ भी आपको ऑक्यूपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट फॉर यू टू टेक द केस। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल राइट इट जस्ट एज ए बायलाइन. इट्स नॉट ए बायलाइन. It is patient's 8 hours work life. It is 1/3 of the patient's living time. And in India, most of the time people don't work only 8 hours. They do 12 hours and 16 hours. So it is more than half their life.
तो इफ दैट बिकम्स देयर लाइफ, दैट इज देयर लिविंग टाइम, बिकॉज बाकी टाइम तो वो सोता है घर पे आके, उसका इंटरेक्शन घर में कम है, ऑफिस में ज़्यादा है, काम पे ज़्यादा है, तो वो वहाँ लाइफ है, वो लाइफ को नहीं पूछोगे तो हिस्ट्री मिलेगा नहीं. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई लर्न वाइल टेकिंग द केसेस ना, जब समझने लगा. सो योर इंटरेस्ट इन ह्यूमन बींग, दिस इज़ वन साइंस. वी आर सो लकी if you are in this profession, those who are in this profession, we get paid for learning things. ये बहुत समझना जरूरी है. Human being is God's most prized, most favorite and most intelligent, most evolved being, as at least that is what we understand, or that's what we would like to understand. But let it be so, and we get to learn that human being and getting paid for that. I think that is the best part of this job. Yes, sir, definitely it is best. Sir, any advice that you would like to give to a new homeopath or who is trying to start his practice? He's searching for, guidance somewhere. So, any advice that you would like to give to such homeopathic physicians or new homeopaths? See, as I told you, that always it is our patient will guide you. You have to have faith. Guidance will come for you. You don't take it as a religious sermon. It's a fact of life everywhere कि अगर आपको फर्स्ट फेथ होगा ना तो गाइडेंस अपने आप चल के आएगा. एंड इट हैपन्स. लेट मी टेल यू. So you have to have that faith कि this will work. Faith moves mountains. Faith in our Maharashtra, we have seen Gora Kumbar story. If you read, you will find that how faith changes. Faith brings things. It was a faith in that person. He was just a potter, was मटका बनाने वाला. और उनके वो फेथ की स्टोरी सुनने के ना तो आपको समझ में आएगा कि फेथ कहाँ तक जाता है. ये चीज़ें सुननी चाहिए. ये जो स्टोरीज नहीं होते हैं, ये हमारे कल्चर है. एंड दैट इज़ वी शुड बी प्राउड दैट वी आर इन इंडियन कल्चर ना, जहाँ पर हमको हर तरह के, हर मज़हब के स्टोरीज जो मिलते हैं ना, जो ब्यूटीफुल स्टोरीज मिलते हैं वो फेथ के बारे में. वो फेथ, दैट इज़ आवर पावर, दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. सो वो होगा ही. आई बिलीव इन साइंस. आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई एम वेरी लॉजिकल. But faith does plays a role. Our faith, not the patient's faith in us. Our faith in ourselves is more important than the patient's faith in us. Yes, sir. Just to conclude, sir, any one memorable case that you would like to share? I already shared so many cases. Just one more memorable case. This was a case, actually, it was under my colleague Dr. Tarul Wadikhaye, Tarul Jadhav. And then we tried to treat it together, but she was the main person. So we had got a case of disappearing bone disease, where the bone started disappearing. The scapula disappeared, the clavicle disappeared. So it was like, no, the bones are just disappearing. On X-ray, the bones are not there. उनका पूरा झुक गया. He was a tailor, a 40-year-old person, and tailor going to KM hospital. So KM में they checked the X-ray. They said this is what is known as Gorham's disease. तो what was done was that कि उसको फिर उन्होंने ऑपरेट करके उसमें they put bone grafting. The graft did not take up. They did it twice and the graft did not take up. The bone started disappearing. And that is the time when we said कि what we can treat. तो इनका हिस्ट्री लेके मॉक्सॉल दिया वगैरह में दिया. And then I realized, I was reading Hekla lava. Oh, very interesting. See, we have got volcano all over the world. So I started studying volcano. एक स्टडी एक के पीछे जाते हैं. वॉल्केनो स्टडी करते टाइम मुझे समझा कि लावाज आर ऑफ डिफरेंट टाइप. एंड हेक्ला लावा का जो माउंट हेक्ला का लावा हो जाता है ना, वो ऑल टुगेदर ए डिफरेंट वैरायटी है विच इज़ नॉट फॉलोइंग इनटू द अदर टू वैरायटीज. नॉर्मली जब हमारी, जिसको माता बोलते हैं ना, अर्थ को माता बोलते हैं हमारे कल्चर में ना, तो उसमें से जब कुछ भी निकलता है वो हमको भाता है, क्योंकि सोना निकला वो हमारे काम का है, आयन निकला वो हमारे काम का है. तो जो लावा निकलता है वो भी काम आता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा फर्टिलिटी होती है, वहाँ पर बहुत अच्छे ग्रोथ होता है. नए स्पीसीज ऑलवेज कम्स, नए न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, न्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, न्यू स्पीसीज ऑफ योर बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, ऑल न्यू स्पीसीज आर ग्रोइंग अंडर दिस लावा. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ज़मीन के अंदर से बाहर आके आपको न्यू स्पीसीज देना, यानी वो माता जन्म देती है. ये वर्ड, हमारे जो वर्ड्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जननी जो हम बोलते हैं. सो दिस गेव. तो ये, लेकिन ये जो हेक्ला लावा, माउंट हेक्ला इज ए ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम बॉल. वहाँ पर जब भी पेशेंट, वो जो हेक्ला विल इरप्ट, आप देखो एवरी 5 to 6 years इरप्ट होता है, वहाँ पर शीप मरने लगते हैं, क्योंकि दिस पर्टिकुलर लावा हैज़ मोर देन 7% ऑफ फ्लोराइड. ये मैंने पढ़ा.
और वो उनके बोन डिस्ट्रॉय होते थे। दैट इज़ द सिमिलिमम। तो मैंने वो हेकला लावा दिया। मटर मेडिका में है फॉसी जॉ है, लेकिन फॉसी जॉ हमने तो देखी नहीं, क्योंकि मैच फैक्ट्री में आज किसी को फॉसी जॉ है नहीं, हमने पढ़ी तो हमको समझ नहीं। तो मैंने वो उसमें ट्राई किया एंड टू सरप्राइज उसका पूरा बोन रीग्रोथ हुआ। फैंटास्टिक सर। तो ये होने के बाद अभी मेरे पास और केसेस है जिनके बोन पूरा रीग्रो हो रहे हैं। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टडी व्हाई दिस हैपेंस रादर देन ओनली दैट, बट इट वाज वन ऑफ द मेमोरेबल केस विच वी सॉ कि द होल बोन। तो हमको जो हैरी पॉटर जैसा लग गया, वो बोन डिसअपियर हो, उसने जादू छड़ी चढ़ा के बोन वापस लाया, बोन रीग्रो किया, वैसा फील हुआ। सो दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एंड बहुत अच्छा लगने वाला केस था। Yes, sir. Thank you so much, sir, for sharing such insightful knowledge. Thank you very much.